भारत तरक्की कर रहा है, ये बात तो हम सब सुनते हैं और आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर के ठीक पीछे एक और सच्चाई है, एक गहरी और लगातार चौड़ी होती खाई जो देश को दो हिस्सों में बांट रही है। एक तरफ है एक समृद्ध दक्षिण और दूसरी तरफ है एक संघर्ष करता हुआ उत्तर। देखिए, इसी साल भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये विकास पूरे देश में एक जैसा है? क्या तरक्की की ये कहानी हर एक भारतीय की कहानी है? शायद नहीं। तो चलिए आज इसी खाई को जरा गहराई से समझते हैं। हम आंकड़ों से शुरुआत करेंगे, फिर जमीनी कहानियों तक पहुंचेंगे, इसकी ऐतिहासिक जड़ों को खंगालेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले रहा है। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत आज किस मोड़ पर खड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चौंकाने वाले आंकड़ों की जो उत्तर और दक्षिण के बीच के इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा देते हैं। अगर हम भारत की कुल आबादी को देखें तो 5 दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सब की मिलाकर हिस्सेदारी 20% से भी कम है। लेकिन जब बात देश की जीडीपी की आती है तो इन राज्यों का योगदान है पूरे 31% और अंदाजा यह है कि ये बढ़कर 35% तक भी जा सकता है। मतलब साफ है, कम आबादी होने के बावजूद दक्षिण भारत ही देश की अर्थव्यवस्था का असली इंजन बना हुआ है। इस अंतर को और भी बेहतर समझने के लिए चलिए 2 राज्यों को आमने सामने रखते हैं, उत्तर से बिहार और दक्षिण से तमिलनाडु। बिहार में हर 3 में से 1 इंसान आज भी गरीबी में जी रहा है, वहीं तमिलनाडु में यह आंकड़ा 9 में से सिर्फ 1 है। और ये फर्क सिर्फ कमाई का नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू में नजर आता है, चाहे बेहतर स्वास्थ्य हो, लंबी उम्र हो या फिर हायर एजुकेशन। तमिलनाडु बिहार से लगभग 2 गुना आगे है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ नंबर नहीं है, नहीं, इनके पीछे लाखों लोगों की असल जिंदगियां हैं, उनके संघर्ष हैं, उनकी कहानियां हैं। बिहार के किसान हैं देवेंद्र राय। उनकी जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि वहां खेती आज भी एक जुए की तरह है। बहुत छोटी जमीन, सीमित संसाधन और उनका परिवार पीढ़ियों से बस किसी तरह गुजारा करने के लिए ही संघर्ष कर रहा है। ये सिर्फ देवेंद्र की नहीं, उत्तर भारत के लाखों लाखों परिवारों की यही सच्चाई है। और फिर गौरव कुमार जैसे लाखों नौजवान हैं जो काम की तलाश में अपना घर-बार छोड़ देते हैं। जरा सोचिए, 12 घंटे की एक शिफ्ट के लिए 3 दिन का मुश्किल ट्रेन का सफर। ये सिर्फ एक नौकरी के लिए किया गया सफर नहीं है, ये उस आर्थिक बेबसी को दिखाता है जिसका सामना उत्तर का एक बड़ा तबका कर रहा है। लेकिन हाँ, इसी पलायन में कुछ उम्मीद की किरणें भी दिखती हैं। मोहम्मद उस्मान को ही देखिए, बिहार से चेन्नई आए थे और उन्होंने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की थी और आज वो एक बैग बनाने की फैक्ट्री के मालिक हैं। उनकी कहानी ये बताती है कि कैसे दक्षिण का जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस का माहौल है वो सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। अब सवाल ये है कि ये खाई बनी कैसे? देखिए, ये कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है, इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं, सदियों पुरानी नीतियों और घटनाओं में छिपी हैं। इसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश राज में। चेन्नई और बेंगलुरु जैसे दक्षिणी शहर व्यापार के बड़े केंद्र बन गए, जिससे उन्हें एक नेचुरल बढ़त मिल गई। फिर आज़ादी के बाद आई माल ढुलाई समानीकरण जैसी नीतियां। सुनने में तो अच्छा लगता है कि देश में कहीं भी खनिज पहुंचाने का किराया एक जैसा होगा, लेकिन इसने बिहार जैसे खनिज संपन्न राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनके प्राकृतिक संसाधन, अब उनका कोई खास फायदा नहीं रहा। और फिर आया 1990 का दशक, जब अर्थव्यवस्था खुली तो दक्षिण ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका, जबकि बिहार जैसे राज्य उस वक्त राजनीतिक अस्थिरता में फंसे हुए थे। और अब ये जो आर्थिक खाई है, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान को जन्म दे रही है। सत्ता और संसाधनों के बंटवारे को लेकर तनाव अपने चरम पर है। इस टकराव के केंद्र में है केंद्रीय टैक्स का बंटवारा। एक तरफ दक्षिणी राज्य हैं जिनका कहना है कि हम देश के खजाने में ज्यादा पैसा डालते हैं, लेकिन हमें वापस बहुत कम मिलता है। क्या हमारी सफलता ही हमारी सजा बन गई है? वहीं दूसरी तरफ उत्तरी राज्यों का तर्क है कि हमारे यहाँ आबादी कहीं ज्यादा है और हमें विकास के लिए ज्यादा फंड्स की सख्त जरूरत है। इसी लड़ाई में एक और बहुत ही विस्फोटक मुद्दा जुड़ गया है और वो है परिसीमन। इसका सीधा सा मतलब है देश की जो बदलती हुई आबादी है उसके हिसाब से लोकसभा सीटों की सीमाओं को फिर से तय करना।
अब देखिए हुआ क्या है, दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन और शिक्षा पर जोर दिया और अपनी आबादी को कंट्रोल कर लिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन उत्तर में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। अब डर इस बात का है कि अगर नई जनगणना के हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ तो संसद में सारी की सारी ताकत उत्तर भारत के राज्यों के पास चली जाएगी और दक्षिण का प्रभाव लगभग खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या दक्षिणी राज्यों को उनके अच्छे काम, उनके अच्छे शासन की सजा दी जा रही है? तो इन तमाम आर्थिक और राजनीतिक तनावों के बीच भारत आज एक बहुत ही अहम चौराहे पे आ खड़ा हुआ है और यहां से भविष्य के 3 अलग-अलग रास्ते निकल सकते हैं। पहला और सबसे अच्छा रास्ता है कन्वर्जेंस का, मतलब उत्तर के राज्य भी तेजी से औद्योगिक विकास करें और ये जो अंतर है ये धीरे धीरे खत्म हो जाए। दूसरा रास्ता है मडलिंग थ्रू का, मतलब जैसी स्थिति आज है बस वैसी ही चलती रहे, असमानता और तनाव के साथ। और तीसरा जो सबसे चिंताजनक रास्ता है वो है फिशर का, यानी ये राजनीतिक संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ जाए कि देश की एकता पर ही खतरा मंडराने लगे। जैसा कि एक विशेषज्ञ ने कहा है, और ये एक कड़वी सच्चाई है, कि भारत का भविष्य हिंदी पट्टी के गरीब राज्यों की समस्याओं को हल करने से ही तय होगा। तो आखिरी सवाल यही है, एक राष्ट्र लेकिन 2 अलग-अलग भविष्य। भारत इनमें से कौन सा रास्ता चुनेगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले दशकों में भारत की तकदीर लिखेगा।